नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर वासु अब अपने उस दोस्त के घर आ जाती है, क्योंकि उसे वो शख्स अब यहाँ पर छोड़कर चला गया था। वो अब उसके दरवाजे को खटखटाने लगती है। तो इधर थोड़ी ही देर के बाद जैसे ही यहाँ पर दरवाजा खुला तो यहाँ पर वैजंती उसके बिल्कुल सामने थी। अब वासु अब जल्दी से यहाँ पर अब उसके घर के अंदर आ जाती है और अब यहाँ पर वैजंती कहती है, तुम कहाँ रह गई थी? हाँ वासु, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं पकड़ते पकड़ते बची हूँ। अरे मैं फंसने ही वाली थी। अगर किसी को भी शक हो जाता तो सच में लेने के देने पड़ जाते। मैं क्या जवाब देती उनको? इस बात पर अब यहाँ पर वासु कहती है, अरे ऐसा हुआ तो नहीं है ना? तुम बेवजह ही इतना घबरा रही हो। देखो मैं भी यहाँ पर आ गई हूँ। वैसे तू यहाँ पर बैठ, मुझे तुझे कुछ बताना है। और ये कहते हुए वासु अब यहाँ पर वैजंती को सारी की सारी बातें बताने लगती है। वो उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे वो वहाँ पर उन आदिवासियों के बीच में फंस गई थी और कैसे किसी एक शख्स ने उसकी जान बचाई थी और कैसे वो यहाँ तक उसे छोड़ने के लिए आया था। वो सब कुछ बताती है। तो ये सब कुछ जानने के बाद अब वैजंती कहती है, वासु तू ठीक तो है ना? मेरा मतलब है कि उस शख्स ने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। देखो अगर कुछ भी ऐसा वैसा है तो मुझे बता दो। इस बात पर अब वासु कहती है, अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेवजह ही इतनी टेंशन ले रही हो। वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उनके अंदर तो इतनी अच्छाइयाँ हैं कि हर लड़की उनकी दीवानी हो सकती है। अरे उसने मेरा इतनी हेल्प की है कि मैं बता नहीं सकती। इस बात पर अब वैजंती कहती है, अरे तुम बाद में दीवानी होना उसकी। अगर तुम्हें वो पसंद भी आ गया है ना तो देखो मैं भी यही सजेस्ट करूँगी कि अभी अपनी भावनाओं को थोड़ा सा नियंत्रण में रखो। कहीं तुम ये भूल तो नहीं गई हो कि तुम शादीशुदा हो। और एक बात, रावत साहब आ रहे हैं तुम्हें विदा करके लेकर जाने के लिए। उनका पत्र आया हुआ है, वो जल्द से जल्द तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे, इसलिए तुम अब यहाँ से जाने की तैयारी करो। अब ये सुनते ही वासु के चेहरे के एक्सप्रेशन तो एकदम से ही बदल जाते हैं, जिसे यहाँ पर वैजंती ने नोटिस कर लिया था। इसलिए वो भी यहाँ पर वासु से कहती है, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो क्या? उसकी इस बात पर अब यहाँ पर वासु कहती है, ये तुम कैसा सवाल कर रही हो? अगर ऐसे ही बात है तुम अपने आप से सवाल करो, क्या तुम खुश हो? अब तुम ही बताओ। अब यहाँ पर वैजंती कहती है, क्यों मैं खुश क्यों नहीं होंगी? मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि तुम अब अपने ससुराल जाओगी। तो भी यहाँ पर वासु कहती है, नहीं मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी शादी के बारे में बात कर रही हूँ। अरे तुम्हारी शादी भी तो कम उम्र में ही करवा दी गई थी ना। और उसके बाद तुम्हें मिला क्या? पूरी जिंदगी भर का दुख। तुम कम उम्र में ही विधवा हो गई, इसमें जबकि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। अरे वो तो अच्छा है कि अभी यहाँ पर अभी वो यहाँ पर सती प्रथा की प्रथा अब हर जगह ख़त्म हो रही है। वरना अब तक तो तुम्हारे साथ क्या होता तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं था। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि आखिर कब तक हम लड़कियों को ये सब कुछ सहना पड़ेगा। कब तक हमें ऐसे ही बलि का बकरा बनाता जाया जाएगा। इस बात पर अब यहाँ पर वैजंती कहती है, अरे तुम ये क्या कह रही हो? मैं अपने बारे में तो समझ सकती हूँ कि हाँ मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी किस्मत थी, लेकिन तुम्हें क्या कमी है वासु? अरे तुम्हें ऐसा अपनी लाइफ में चाहिए ही क्या है? हाँ, जो तुम अपनी लाइफ में सब कुछ मिलने के बाद भी खुश नहीं हो। तुम्हें ससुराल भी इतना अच्छा मिला है, तुम्हारे यहाँ पर भी तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। इवन तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहिए ना वासु, लेकिन देखो तुम तो उसके भी उल्टा ही यहाँ पर ऐसे रिएक्ट कर रही हो। इस बात पर अब यहाँ पर वासु कहती है, क्या तुम मेरी ज़िंदगी जीना चाहती हो?
हाँ, क्योंकि जिस तरह से तुम ये बात कर रही हो, मैंने तुम्हारे मुंह से कई बार सुना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ है मुझे वो नहीं चाहिए, इसलिए मुझे साफ साफ बताओ वैजंती, क्या क्या तुम मेरी ज़िंदगी जीना चाहती हो? सोचो, अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी मिले तो तुम क्या करोगी? अब वासु के इस सवाल से तो यहाँ पर वैजंती एकदम से ही हैरान हो जाती है। वो कुछ देर तक तो चुप रहती है और कुछ देर सोचने के बाद कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा? अगर मैं तुम्हारी बात पर हाँ भी कह दूँ तो ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? अरे तुम्हारा चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है, तो बताओ मैं कैसे तुम्हारी जगह ले सकती हूँ? इस बात पर अब यहाँ पर वासु कहती है, तुम बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, वो सब मैं संभाल लूँगी, वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, बस थोड़ा सा। उसके बाद तुम मेरी ज़िंदगी जी सकती हो और मैं फिर अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ अपने हिसाब से, जो मैं जीना चाहती हूँ। अब यहाँ पर दोनों ही सहेलियों के बीच में ये एक सौदा तय हो जाता है, जिसमें यहाँ पर वासु अपना चेहरा अपनी दोस्त को देने वाली थी और वैजंती उसकी ज़िंदगी जीने वाली थी। मतलब वो वासु बनकर उसकी जगह ले लेती। इधर ऐसे ही यहाँ पर 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद वासु भी यहाँ पर जल्दी से वैजंती के घर पर आती है। यहाँ वो काफ़ी समय से अपना ज़्यादातर टाइम यहीं पर ही बिता रही थी। इधर वैजंती के चेहरे के ऊपर अब यहाँ पर 1 महीने के बाद एक कपड़ा बंधा हुआ था और उसके पास यहाँ पर से ढेर सारी जड़ी बूटियाँ भी रखी हुई थी, जिनसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अब यहाँ पर वासु कहती है, तुम ठीक तो हो ना वैजंती? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? इस बात पर अब यहाँ पर वैजंती हाँ में अपने सिर को हिला देती है, क्योंकि उसके पूरे चेहरे को तो कवर किया गया था। ये देखकर अब यहाँ पर वासु कहती है, ठीक है जी, इतने समय तक जो तुम ऐसे रही हो उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ, लेकिन अब जल्द ही यहाँ पर तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि कुछ ही देर में मैं यहाँ से ये कपड़ा हटाने वाली हूँ। और क्योंकि ये कपड़ा अब तक सूख गया था, जो यहाँ पर वैजंती के चेहरे पर लगाया गया था। अब उसकी ये बात सुनकर अब यहाँ पर वैजंती बस उसे थम्स अप का इशारा करती है और वासु अब धीरे धीरे वैजंती के चेहरे को अब साफ करते हुए ही अब उस कपड़े की परत दर परत हटाती रहती है। और वो भी यहाँ पर जैसे उसके परतों को हटा रही थी तो कहती है, थैंक यू वैजंती, मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा। बस कुछ ही मिनटों का और इंतज़ार, उसके बाद मुझे सब पता चल जाएगा। इधर जैसे ही ये कहते हुए वासु अब यहाँ पर उसके पूरे के पूरे कपड़े को हटा देती है। इधर जैसे उसने उस कपड़े को उसके चेहरे से हटाया तो उसे देखकर तो भी यहाँ पर खुशी के मारे वासु के मुंह से निकल जाता है, मैंने कर दिखाया, फाइनली मैं जीत गई। अब वासु की ये बात सुनते ही वैजंती कहती है, इसका मतलब ये है वासु कि मेरा चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा चेहरा हो गया। मतलब क्या ये सच है? मैं बिल्कुल अब तुम्हारे जैसी दिख रही हूँ? इस बात पर वासु भी यहाँ पर हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो वैजंती से कहती है, हाँ तुम सही समझ रही हो, मैंने कर दिखाया। आज से तुम अब वैजंती नहीं बल्कि वसुंधरा रावत बनकर मेरी जगह रहोगी। इस बात पर अब वैजंती ने कहा, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुमने सच में अपनी जिंदगी मुझे देकर मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है। अब मैं चलती हूँ। इस बात पर अब वासु हाँ में अपने सिर को हिला देती है और वो उसे कहती है, वैजंती, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। अब तुम मेरी ज़िंदगी जी लेना और अब मैं आज़ाद हूँ।
मैं अब यहाँ पर अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीऊंगी। इस राजघराने से मैं अब दूर रहूंगी। यही सब सोचकर वासु वो एक बार फिर से अब उसी दुनिया में जाने की सोचती है, क्योंकि अब वो यहाँ पर उसे उसे उस शख्स की याद आती है जिसने उसकी जान बचाई थी। क्योंकि जब से उसने उसको देखा था तब से वो हमेशा ही उसके बारे में सोचती रहती थी। इवन पूरे 1 महीने से वो उसे ही ढूंढ रही थी। उसने उसे हर जगह तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। लेकिन अब पूरे 1 महीने के बाद जब वो अपने काम में पूरी तरह से सफल हो गई थी, आज वो वहाँ पर उसी बरगद के पेड़ के पास जाती है जहाँ पर वो वहाँ पर उसके घर में मिली थी। आज फाइनली वो वहाँ जाती है और आज उसे यहाँ पर किस्मत का खेल समझे या कुछ और, आज वो वहाँ पर राजेंद्र को वो वहाँ पर मिल लेती है। जैसे ही उसे वहाँ पर राजेंद्र दिखाई देता है तो वो उसके पास जाकर कहती है, तुम कहाँ थे? मैं इतने दिन तक तुम्हें ढूंढ रही थी। अब उसको देखकर अब वो यहाँ पर राजेंद्र कहते हैं, लेकिन क्यों? तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अब वो कहती है, वो क्या है ना कि मैं अब आज़ाद हूँ। मुझे अब आपके साथ रहना है। मुझे अब इस घर में रहना है। इस बरगद के पेड़ में अपना घर बनाना है। अब यहाँ पर क्योंकि वासु के दिल में पिछले 1 महीने से जो सब बातें आ रही थी वो बेझिझक यहाँ पर अब राजेंद्र से कह देती है। इस बात पर खुद राजेंद्र भी हैरान होता है, लेकिन वासु खूबसूरत ही इतनी थी कि एक पल में राजेंद्र भी उसे अपना दिल दे बैठा था, लेकिन उसे उसको कहने की कभी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन फिर भी अभी राजेंद्र कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? देखो, मैं एक चरवाहा हूँ और मेरा कोई एक ठिकाना तो होता नहीं है। मैं कभी किसी जगह पर होता हूँ, कभी किसी जगह पर। एक जगह से दूसरी जगह जाना मेरा काम है। इस बात पर अब यहाँ पर वासु कहती है, आप मुझे जैसे रखेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही रह लूँगी। और हाँ, आपसे मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपको कोई भी किसी भी तरह की शिकायत नहीं करूँगी। देखिए मैं 1 महीने से आपको लेकर कितनी दौड़ रही थी। मैं 1 महीने से आपको ढूंढ रही हूँ। इस बात पर अब राजेंद्र कहता है, क्यों? इतनी हिम्मत क्यों? इतना तो मैं भी नहीं करता हूँ जितनी हिम्मत तुमने 1 महीने में की। इधर कुछ वक्त तक वासु का समय कुछ अब यहाँ पर ये सुनते ही वासु के चेहरे पर एक थोड़ी छोटी सी स्माइल आ जाती है और अब यहाँ पर ऐसे ही उनका कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। वो दोनों भी यहाँ पर इसी बरगद के इस घर में ही रहने लगते हैं। इधर वासु जैसी जिंदगी चाहती थी उसे उसकी वैसी ही जिंदगी मिल गई थी। लेकिन एक दिन अब वो यहाँ पर राजेंद्र से कहती है, अब हमारा मिलन हो जाना चाहिए। अब तुम मुझसे शादी कब करोगे? अब हमसे। इस बात पर अब राजेंद्र कहता है, बहुत ही जल्द। अगर तुम सच में ये सब चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और उसके बाद तुम हमेशा से मेरी हो जाओगी। वैसे अगर 2 दिन बाद शादी हो तो कैसा रहेगा? इस बात को सुनकर वासु खुश हो जाती है और वो वहाँ में अपने सिर को हिला देती है। इधर अब यहाँ पर ठीक 2 दिन के बाद आज ये शादी का दिन था। वासु रोज की तरह ही नदी से पानी लेकर उस पेड़ के पास आ रही थी कि तभी कुछ सैनिक उनके पास आकर अब उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। इतने सारे सैनिकों को देखकर वासु भी एकदम से ही घबरा जाती है। इससे पहले कि वासु कुछ भी करती कि तभी उसकी नज़र अब सामने एक घोड़े पर बैठे हुए एक आदमी के ऊपर जाती है जो कि वासु की तरफ ही बढ़ रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि आदमी आरआर यानी कि रणविजय रावत ही था, जिसके साथ यहाँ पर वासु की कुछ समय पहले शादी हुई थी। कुछ साल पहले उसने उससे शादी की थी। उन्हें देखकर तो वासु पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उस हैरानी के मारे उसके हाथ से वो पानी से भरा हुआ मटका नीचे गिरकर टूट जाता है। इधर यहाँ पर यह आदमी भी जैसे ही वासु के बिल्कुल पास आता है तो वो अपने घोड़े पर से नीचे उतरकर अब वो जैसे ही बिल्कुल वासु के सामने खड़ा होता है तो उसकी आंखों में देखते हुए ही कहता है, रावत रियासत की महारानी को ये सब कुछ शोभा नहीं देता है। आप क्या कर रही हैं इस जंगल में?
हाँ, आपको अंदाजा भी है कि हम आपको पिछले 10 दिन से ढूंढ रहे हैं। ये कहते हुए ही वो आदमी अब यहाँ पर वासु के हाथ को अब जोर से पकड़ता है और उन्हें अब अपने साथ लेकर जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर अब राजेंद्र भी आ जाता है। और राजेंद्र जैसे ही वहाँ आता है तो अपने सामने अब महाराज के दामाद को देखकर वो कहता है, आप यहाँ इस सुनसान जंगल में, क्योंकि ये यहाँ पर राजेंद्र महाराज के दामाद यानी के आरआर को अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि जब इनकी शादी हुई थी तो वो भी इसी शादी में शामिल हुआ था। इस बात पर अब यहाँ पर राजविजय जो कि अभी अपने मंत्री की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इस आदमी के सवाल के जवाब दो, क्योंकि इसके जवाब देने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं है। और ये कहते हुए वो वासु के हाथ को पकड़कर वासु को अब अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो इधर राजेंद्र अब यहाँ पर उसके मंत्री की तरफ ही देख रहा था और अब वो मंत्री से देखकर कहता है, वो वासु। अभी राजेंद्र ने इतना ही कहा था कि तभी यहाँ पर वो मंत्री कहता है, अरे यहीं पर चुप हो जाओ, ये तुम किसका नाम ले रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि वो कौन है? अब उसकी ये बात सुनकर अब राजेंद्र कहता है, वो वासु है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं जानना। तो वो मंत्री कहता है, क्या तुम अपना जिंदगी जीना नहीं चाहते हो? क्या तुम अभी से ही भरी जवानी में मरना चाहते हो? अरे वो हमारे महाराज की धर्मपत्नी है, वसुंधरा रावत। उन्हें वो काफ़ी वक्त से ढूंढ रहे थे, पूरे 10 दिन से के बाद मिली है वो। अब ये सुनते ही तो मानो राजेंद्र के पैरों के तले से एकदम से जमीन ही खिसक गई थी। उसके दिल के मानो यहाँ पर हजारों टुकड़े हो गए थे। उसे इसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर वासु उसके साथ ये कैसे कर सकती है। एक ही पल में यहाँ पर उसके सपने टूट चुके थे कि वासु ने जब खुद शादी की हुई थी तो वो उससे शादी करने के लिए कैसे तैयार थी। और वो अब यहाँ पर बिना किसी रिएक्शन के ही अब यहाँ पर अपने काम में लग जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर राजेंद्र बस वासु को अपनी यादों से निकालना चाहता था। और अब वो यहाँ पर दिन रात ऐसे ही अपने कामों में अपने आप को बिजी रखने रहता है, ताकि वो वासु के बारे में उसके लिए दिमाग में सोचने तक का भी टाइम ना हो। इधर वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था, काफ़ी साल इधर वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था। तो इधर पांडुचेरी में रावत रियासत में आज सालों बाद यहाँ पर वासु आई थी। उसकी दासियाँ उसे देखकर थोड़ा सा डर रही थी। वो वासु को उसके कमरे में लेकर जाती है तो वो कमरा यहाँ पर दिए की रोशनी से सजाया हुआ था। ये कमरा सच में बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था। उसे देखकर तो वासु का दिल मानो बैठा सा जा रहा था, क्योंकि वासु ये इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। वो अपने दिलो दिमाग से बस राजेंद्र को ही अपना मान चुकी थी। लेकिन अब क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब इन सब चीज़ों का कोई भी महत्व नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप अपने मन को मारकर बेड पर बैठ जाती है। इधर और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि तभी उस कमरे में यहाँ पर दस्तक होती है उसी शख्स की यानी कि आरआर की। जब वासु ने उस तरफ देखा तो सामने रणविजय रावत खड़े थे। उसे देखकर वासु ने अभी इतना ही सोचा कि हमने जिसे खुद को सौंप दिया था उसने तो कभी हम पर अपना हक जताया भी नहीं था। अरे हम उसके साथ कितने दिन तक रहे थे, लेकिन उसने हमसे प्यार करते हुए कभी अपना हक नहीं जताया। हमें अच्छी तरह से पता है राजेंद्र कि आप शायद हमें कभी भी माफ़ ना कर पाएँ, क्योंकि जो आपको जो भी चीज़ें पता चली हैं उससे शायद आप पूरी ज़िंदगी हमें बेवफा ही समझेंगे। लेकिन यकीन मानिए हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। या वासु अपने ही ख्यालों में थी कि तभी रणविजय उनके करीब आ जाते हैं। इधर वासु भी आज उन्हें रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती है, क्योंकि वासु भी यहाँ पर अब इन सब चीज़ों की वजह से पूरी टूट चुकी थी। वासु अब यहाँ पर अपनी जिंदगी तो जी रही थी, लेकिन वो जिंदगी नहीं जो उसे पसंद थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और अब वसुंधरा रावत पांडुचेरी की रानी बनकर वो अब अपनी हर एक जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रही थी, क्योंकि उसे हमेशा से ही अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करने की चेष्टा थी। इसलिए वो प्रजा भी अब उनसे बहुत ही खुश थी।
तो वहीं रणविजय के साथ वसुंधरा भी अब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रही थी। उसकी उसी दौरान अब यहाँ पर कुदरत ने उसे 2 बच्चों का आशीर्वाद भी दिया था, क्योंकि यहाँ पर कुछ सालों के बाद अब उसके 2 बच्चे भी हो गए थे, जिसमें उसकी एक लड़की थी और एक लड़का था, अवंतिका और विजय। ये 2 नाम रखे थे उसने अपने बच्चों के। इधर पूरे ही यहाँ पर महल में खुशियों की लहर दौड़ गई थी। रणविजय अवंतिका से अब यहाँ पर कहते हैं, वैसे तुम हमने आपसे यही सब एक्सपेक्ट किया था कि आप ऐसे ही हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे और हमारे इस काम काज में हमारी हेल्प करेंगी। और आप मेरी इन उम्मीदों के ऊपर खड़ी उतरती हैं। आप वैसे आपने आज तक हमें और हमसे इस राज्य को सिर्फ दिया ही दिया है, हमसे कभी भी कुछ भी नहीं लिया है, कभी कोई भी डिमांड नहीं की है, बस चुपचाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतने सालों से निभाती जा रही हैं। ये सुनते ही यहाँ पर वासु कहती है, इंसान को उसकी पसंद की चीज़ें मिलती ही कहाँ है, क्योंकि जो चीज़ें उसे पसंद आती है वो उसे मिलती नहीं है। तो बस जो मुझे मिली उसे अपनी पसंद बना लेना चाहिए। खैर, हम अपने कुछ जरूरी काम से अब अपने गुप्त कक्ष में जाना चाहते हैं। आप तब तक बच्चों को संभाल लेना। अब यहाँ पर वासु की इस बात पर रणविजय ने भी यहाँ पर हाँ कह दी थी और वासु वहाँ से चली जाती है, क्योंकि इतने सालों में वासु ने यहाँ पर अपने लिए एक गुप्त रूम भी तैयार करवा लिया था, जिसमें वो यहाँ पर अपने कुछ प्रयोग भी किया करती थी। वासु अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अब इसी गुप्त कक्ष में ही बिताया करती थी। अब उसे इस कक्ष में काम करते हुए 10 दिन से ज़्यादा का समय हो गया था कि तभी उसके रूम कोई अब जोर जोर से खटखटा रहा था। रूम की आवाज़ को सुनते ही वासु अब वहां पर जाकर दरवाजे को खोल देती है, तो यहाँ पर सामने रणविजय खड़े थे। उन्हें अपने सामने देखकर अब यहाँ पर वासु कहती है, क्या हुआ है आप यहाँ पर? हमने तो आपको पहले ही बताया था ना कि हम अभी कुछ समय यहीं पर ही रहना चाहते हैं, फिर आप बीच में ही क्यों आ गए? ये सुनते ही अब रणविजय कहते हैं, कहाँ है वो आपका पुराना आशिक? हाँ, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बस आपको यही बताने के लिए आया था कि आपके उस पुराने आशिक की अब मौत आई है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने रावत रियासत की इज्जत पर हाथ डालने के बारे में सोचा। अब उसे पता चलेगा कि रावत रियासत की इज्जत पर हाथ डालना क्या होता है। आज मैं उसे अच्छी तरह से बताऊंगा। और एक बात और, आज राज्यसभा में वो पेश किया जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी उस समय राज्यसभा में वहीं पर ही रहिए, ताकि आप अपनी आंखों के सामने उसका अंजाम देख सकें। और ये कहते हुए वो वहाँ से चले जाते हैं। तो वहीं वासु भी यहाँ पर ये बात सुनकर अपने मन ही मन में काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं चाहा था कि राजेंद्र का कोई ऐसा अंजाम हो। वो उसे अपनी आंखों के सामने ऐसे दंड अब यहाँ पर सजा मिलता हुआ नहीं देख सकती थी। और वो अपने मन में कहती है, हम तो कितने समय से यही रूम में ही थे, तो भला उसने कैसे इनके राज्य की इनकी रियासत की इज्जत पर हाथ डाल दिया? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हम तो यहाँ से कहीं बाहर भी नहीं गए हैं। और ये कहते हुए ही वो अपने उस कमरे में बने उस केमिकल लिक्विड को देखती है। और क्योंकि हालांकि उसे अब अपना ये एक्सपेरिमेंट पूरा करना था, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इधर राज्यसभा भी कुछ समय में ही शुरू हो जाती है। राज्यसभा में रणविजय अब अपने सामने खड़े राजेंद्र को देखते हैं और कहते हैं, कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी? क्योंकि अब तुम्हें हम यहाँ पर मृत्यु का आदेश देते हैं। इस बात पर अब राजेंद्र कहते हैं, नहीं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, एक इच्छा है, अगर आप पूरी कर सकते हैं। मुझे अभी इस वक्त अपने दोनों बेटों से मिलना है। और हाँ, मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सब झूठ हैं, क्योंकि वो इल्ज़ाम सच नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है राजा साहब, मैंने आपको कोई भी धोखा नहीं दिया है। मैं बेकसूर हूँ। धोखा तो इवन मेरे साथ हुआ है, जबकि मैंने तो इसके बारे में किसी को नहीं कहा। अब राजेंद्र के इन लफ्जों ने तो वासु को अंदर से पूरी तरह से ही तोड़ दिया था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये बात भी पता थी कि राजेंद्र ने अभी जो कुछ भी कहा है यहाँ पर इस राज्यसभा में वो सब सच ही तो है, क्योंकि ये यहाँ पर
धोखा तो राजेंद्र के साथ ही हुआ है और शायद उसी धोखे की वजह से आज यहाँ पर उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है कि तभी उनके कानों में अब यहाँ पर रोबीली आवाज़ आती है, इन्हें इनके दोनों बच्चे से मिलवा दिया जाए और एक बात, उनके बाद इनके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाए। अब ये सुनते ही वासु अब वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो यहाँ पर भरी सभा में कुछ भी नहीं कह पाती और वो यहाँ पर अपनी स्थितियों से समझौता कर चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र को उनके दोनों बेटों से मिलने की इजाज़त मिल गई थी। वो अपने दोनों ही बेटों को गले से लगाते हुए ही अब वो कहते हैं, देखो राजेश्वर, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। थोड़ा शरारती है वो, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम बड़े हो ना, तुम उसे संभाल सकते हो। उसे कभी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होने पाए, इस बात पर अब यहाँ पर राजेश्वर ने कहा, पापा आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना। तो इस बात पर राजेंद्र ने कहा, पापा हमेशा आपके साथ हैं, अभी के लिए आप दोनों जाओ। राजेश्वर अब यहाँ पर अपने छोटे भाई के हाथ को पकड़ते हैं कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी, एक दादी आ जाती है और वो दादी अम्मा यहाँ पर आकर कहती है, आप दोनों को अंदर हमारी रानी बुला रही है, चलकर कुछ खा लीजिए। अब ये सुनते ही वो दोनों अब अपने पापा की तरफ देखते हैं तो भी यहाँ पर राजेंद्र कहते हैं, यहाँ की रानी ने पहले ही हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान कर चुकी हैं, अगर आप हमारी मदद ही करना चाहती हैं ना तो ये कहते हुए ही वो अपने कुर्ते की जेब से एक खत को निकालते हैं और वो अब यहाँ पर उस औरत को देते हुए ही, उस औरत के हाथ में रखते हुए ही कहते हैं, मुझे नहीं पता है कि मेरे कौन से जन्म का पाप बनकर वो मेरी ज़िंदगी में आई थी। मैं उस पछताता हूँ, कोसता हूँ उस पल को जब वो मेरी ज़िंदगी में आई थी। लेकिन एक बात, मेरी कोई भी गलती नहीं थी, इसके बावजूद भी मुझे मेरे बच्चों को मुझसे अलग किया जा रहा है। ना तो आज मैं राजेंद्र, अब मैं पता नहीं मैं फिर से कभी मेरे बच्चों को मिल पाऊंगा या नहीं। अब यहाँ पर अब वो कहता है, मैं आज यहाँ पर एक श्राप देता हूँ। मैं राजेंद्र पीरामल, मैं ये श्राप देता हूँ। अब जैसे ही उस दाई माँ ने यहाँ पर राजेंद्र पीरामल का नाम सुना, ये सुनकर तो उस यहाँ पर दासी के होश ही उड़ जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ भी कहती कि तभी राजेंद्र कहते हैं, मेरी बद्दुआ है रावत रियासत की हर रानी को, वो सभी यहाँ पर माँ तो बनेंगी लेकिन कभी भी अपने बच्चों के साथ वो रह नहीं पाएंगी। जो वियोग में आज जिस वियोग में मैं और मेरे बच्चे हैं वो हमेशा ऐसे ही तड़पेगी। जैसे आज के बाद मेरे दोनों बेटे बिना बाप के होंगे ना, ठीक वैसे ही इस रियासत के बच्चों की जिंदगी भी वैसे ही होगी। एक बाप के दिल की आह है जो रानी वसुंधरा रावत को जलाकर राख कर देगी। जैसे उन्होंने मुझे धोखा दिया है ना, एक दिन उन्हें भी धोखा मिलेगा और तब वो उस धोखे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगी। यहाँ पर उन्होंने ये कहा ही था कि तभी कुछ सैनिक अब उनके पास आते हैं और उन्हें दूसरी जगह पर लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है।